डॉक्टर साहब, ये आज का जो ये किसान मेला है, ये किस विषय को लेके इसका आयोजन किया जा रहा है डॉक्टर साहब? यहाँ पर जो आज किसान गोष्ठी आयोजित की गई है उसका मुख्य उद्देश्य ये है कि किस प्रकार से हम बासमती चावल को ट्राईसाइक्लाजोल, जो कि एक फफूंदनाशी दवा है, उसके अवशेष से पूरी तरह मुक्त करें। क्योंकि अभी हाल ही में ऐसी चर्चा चल रही है कि यूरोपियन यूनियन के जो देश हैं उन्होंने ये निर्णय लिया है कि वहाँ पे जो बासमती चावल निर्यात किया जाएगा उसमें अगर ट्राईसाइक्लाजोल का अवशेष पाया जाता है और उसकी मात्रा उन्होंने बहुत कम कर दी है। पहले जो है अमेरिका में ट्राईसाइक्लाजोल का अवशेष 3 ppm तक स्वीकार्य है। पहले यूरोपियन यूनियन में 1 ppm तक इसका अवशेष स्वीकार्य था। अब उन्होंने कहा कि 0.01 ppm, जो मात्रा बहुत ही कम है, उस मात्रा पे भी अगर ट्राईसाइक्लाजोल पाया जाता है तो उस बासमती चावल को हम अपने यहाँ स्वीकार नहीं करेंगे। तो अब हमारा कंसर्न ये है कि किस प्रकार से हम किसानों को इस बारे में जागरूक करें कि इस दवा का प्रयोग सही समय पर सही मात्रा में करें ताकि अवशेष की कोई समस्या नहीं आए। तो इसी बात को लेकर के ये गोष्ठी आयोजित की गई है विशेष रूप से। इसके अलावे हम लोग जो शोध का कार्य कर रहे हैं, मेरा नाम डॉक्टर अशोक कुमार सिंह है और मैं पूसा संस्थान नई दिल्ली, जिसको भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के नाम से भी जानते हैं, वहाँ पर मैं आनुवंशिकी विभाग का अध्यक्ष हूँ और बासमती की नई प्रजातियों के विकास के ऊपर मेरा विशेष कार्य है। तो जैसा कि आप जानते हैं, जो हमारी परंपरागत बासमती किस्में थीं वो लंबी होती थीं, उनकी अवधि करीब 150 से 160 दिन की होती थी और वो अक्सर पकते समय गिर जाया करती थीं और उनकी पैदावार भी मुश्किल से 20-25 क्विंटल प्रति हेक्टेयर होती थी। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए सन 60 के दशक में डॉक्टर स्वामीनाथन, जो देश के जाने माने कृषि वैज्ञानिक हैं, उन्होंने यह अवधारणा बनाई कि किस प्रकार से हम बासमती की जो परंपरागत किस्में हैं उनके गुणों को अगर बौनी किस्मों में समाहित करें तो हम गुणवत्ता के साथ अधिक पैदावार भी ले सकते हैं। तो इस दिशा में जो प्रयास 1960 के दशक में शुरू हुआ, उसका पहला सफल परिणाम जो है 1989 में पूसा बासमती 1, जिसको किसान भाई मुच्छल के नाम से जानते हैं, इस किस्म के विमोचन के साथ संपन्न हुआ। और पूसा बासमती 1 की खेती खासकर इस क्षेत्र में सिरसा, फतेहाबाद में काफ़ी बड़े पैमाने पर होती रही है। लेकिन जैसे जैसे इसका रकबा बढ़ता गया वैसे इसमें कई सारी बीमारियां आने लगी और उसमें एक बीमारी है पत्ती का झुलसा रोग, काफ़ी आता है, और साथ ही साथ झोंका रोग, जिसको ब्लास्ट की बीमारी हम बोलते हैं या गर्दन तोड़ बीमारी बोलते हैं, जिसके नियंत्रण के लिए ट्राईसाइक्लाजोल का प्रयोग किया जाता है। तो ये अब हमारा प्रयास ये है कि किस प्रकार से हम ऐसी किस्मों का विकास करें जिसमें कि झोंका रोग लगे ही नहीं। तो इस दिशा में हमने जो प्रयास किया उसमें पिछले वर्ष हमने एक नई किस्म निकाली है, पूसा बासमती 1637। और पूसा बासमती 1637 किस्म में हमने झोंका रोग के लिए अवरोधी क्षमता का विकास किया है। इसके बाकी सभी गुण जो है पूसा बासमती 1 यानी मुच्छल के समान है, उनमें कोई अंतर नहीं है, उतना ही समय पक के लेती है, पैदावार उसके बराबर है, गुणवत्ता में बल्कि उससे बेहतर है। इसमें जो दूधिया दाने होते हैं, चाकी ग्रेन्स की मात्रा बहुत ही कम है। तो ये किस्म आगे आने वाले दिनों में एक वरदान साबित होगी। उसी तरह से संस्थान ने 2003 में एक किस्म विकसित की, पूसा बासमती 1121, जो कि आप जानते हैं इस किस्म की खेती इस समय करीब 12 से 13 लाख हेक्टेयर क्षेत्रों में सबसे बड़े रकबे में उगाई जाने वाली किस्म है बासमती की। और इससे बासमती के उत्पादन में, निर्यात में और किसानों की खुशहाली में सब में एक बहुत बड़ी क्रांति आई है। इसके बाद 2007 में हमने उन्नत पूसा बासमती 1, जो पूसा बासमती 1 का सुधार करके निकाला, उसमें पत्ती का झुलसा रोग नहीं लगता है। और 2008 में पूसा बासमती 6, जिसको हम 1401 के नाम से जानते हैं, उस किस्म का विकास किया गया। 1401 की भी गुणवत्ता बहुत अच्छी है और पैदावार भी इसकी करीब 29 से 32 क्विंटल प्रति एकड़ की हो जाती है और इस क्षेत्र में विशेष रूप से ये किस्म काफ़ी प्रचलित है किसान भाइयों के बीच में। और अब हमने 1401 का भी सुधार किया, उसमें पत्ती का झुलसा रोग काफ़ी आता था, तो उसका निदान करके जो बैक्टीरियल ब्लाइट की बीमारी आती थी उसका निदान किया है और एक नई किस्म पूसा बासमती 1728 का विकास किया है, जो भी पिछले वर्ष विमोचित की गई है। तो आने वाले दिनों में इन किस्मों का बीज पर्याप्त मात्रा में हम किसान भाइयों को उपलब्ध कराएंगे। हमारा प्रयास है कि किस प्रकार से हम बासमती किस्मों को रोग मुक्त करें, कीट मुक्त करें, ताकि इसमें कोई बीमारी नहीं लगे, कोई कीड़े नहीं लगे और
फलतः आपको दवा का छिड़काव करने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। तो इससे एक तरफ जहाँ किसान की लागत कम होगी, हमारे प्रधानमंत्री साहब किसान की आमदनी दुगनी करने की बात कर रहे हैं सन 2022 तक, और वो दुगनी आमदनी किस प्रकार से होगी? दो तरीके हैं। पहला तो खेती के ऊपर जो लागत है उसको हम कम करें, और दूसरा जो उत्पादन होता है उसका उचित मूल्य किसानों को मिले। अनुसंधान के द्वारा हम जो नई किस्मों का विकास कर रहे हैं उनमें जब रोग रोधी क्षमता होगी, कीट रोधी क्षमता होगी, तो दवा का प्रयोग नहीं करना पड़ेगा, और दवा पे आम तौर पे अक्सर जो है करीब 3 से 4 हज़ार रुपये प्रति एकड़ का खर्चा बासमती में आता है, वो सीधे बचत होगी। इसमें डॉक्टर साहब आप कह रहे हैं कि जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं कि हमें कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम करनी चाहिए, अगर हम ट्राइसाइक्लाजोल का इस्तेमाल नहीं करेंगे, किसान इसका इस्तेमाल नहीं करेगा, तो इसकी जगह आप अभी माइक के माध्यम से आप बता रहे थे कि ये अन्य दवाइयाँ वो कॉस्टली हैं, तो उसमें कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगा नहीं डॉक्टर साहब? अभी जैसे आप बता रहे थे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होना चाहिए। आपने सही सवाल किया। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप ट्राइसाइक्लाजोल का प्रयोग मत करिए, हम कतई नहीं कह रहे हैं, और हम भी जानते हैं कि ये बहुत पुरानी दवा है, बहुत कामयाब दवा है और सस्ती दवा है। ट्राइसाइक्लाजोल का 1 एकड़ में छिड़काव का खर्चा करीब 300 रुपये के आसपास आता है, वहीं पे दूसरी जो दवाएं हैं वो 700-800 रुपये के आसपास का खर्चा आता है। हम कह ये रहे हैं कि सस्ता है, इसलिए किसान भाई जितनी संस्तुति की जाती है कि 120 ग्राम प्रति एकड़ डालिए तो उसको 240 ग्राम प्रति एकड़ डाल देते हैं सस्ता होने के नाते। वो ज़रूरी नहीं है, उससे कोई फ़ायदा नहीं होता है। तो हमारा कहना है कि जो उसकी संस्तुति की गई मात्रा है उसी मात्रा में प्रयोग करें और सही समय पे करें। सही समय का अर्थ यह है कि जैसे मान लीजिए दाने में अवशेष कैसे रह जाता है, जब हम दवा का छिड़काव करते हैं और दाना भर रहा होता है, हमारी संस्तुति ये होती है कि जब गाभे में बाली हो, बाली पूरी तरह से निकली नहीं बाहर हो, गाभे में बाली हो, उस समय ट्राइसाइक्लोजोल का छिड़काव कर दीजिए। उस छिड़काव से गर्दन तोड़ बीमारी का नियंत्रण हो जाएगा। गर्दन तोड़ लगभग कितने दिन में डॉक्टर साहब? ये करीब रोपाई के 70 से 75 दिन बाद इसका छिड़काव आपको करना होगा। तो वो कर देंगे तो गर्दन तोड़ बीमारी से निजात आपको मिल जाएगा। अब होता क्या है कि कई बार किसान भाई बाली निकल गई है 50% से ज़्यादा और दाने भरने लगे हैं, इसके बाद भी ट्राइसाइक्लाजोल सस्ती है उसका छिड़काव कर दिया। तो अब जब पौधे में पकने की अवस्था आ गई, दाना भरने लगा और सूखने लगा, तो उस समय दवा अगर छिड़की जाएगी तो दवा जो है पौधे में शरीर में जो भी उसकी क्रियाएं होती हैं वो सारी बंद हो जाती हैं, तो उससे दाने में जो अवशेष रहता है वो टूटता नहीं है। जब तक पौधा सक्रिय होता है, उसके अंदर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, उसके अंदर श्वसन की क्रिया होती है, तो इस तरह का अवशेष अपने आप टूट जाता है। करीब 20 से 25 दिन तक उसका प्रभाव होता है। तो अगर गाभे में बाली होगी, जब उसमें छिड़काव करेंगे आप, तो 20-25 दिन के अंदर जो है दवा अपना काम भी कर देगी, बचाव भी हो जाएगा और उसका अवशेष अपने आप समाप्त हो जाएगा दाना पकने से पहले, तो अवशेष नहीं मिलेगा। तो हमारा सुझाव ये है कि इसको सही समय पे सही मात्रा में प्रयोग करें, न कि आप बिल्कुल इसको प्रयोग ही ना करें। ये नेक ब्लास्ट आती तो उसके बाद है, कई अगर 70 दिन के बाद किसान इस्तेमाल अगर करता है, उसके बाद बीमारी आती है, तो उस स्टेज पे किसान को क्या करना चाहिए? इसीलिए मैंने बताया कि नेक ब्लास्ट जो है बाली निकलने के बाद उसका प्रभाव दिखता है, लेकिन उसमें फफूंद का जो प्रकोप हो जाता है वो पहले ही हो जाता है, और दवा का प्रभाव जो है करीब 25 दिन का होता है। तो जैसे गाभे में जब बाली है उसके करीब 5 से 10 दिन के आसपास लगता है पूरी तरह से बाली को निकलने में। उस समय अगर दवा का आप छिड़काव कर देते हैं तो अगले 25 दिन तक आपको प्रोटेक्शन मिलता ही मिलता है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होती। अगर 70 दिन तक आमतौर पे किसान करते क्या है कि एक बार जब गर्दन तोड़ शुरू हो जाती है, दिखने लगती है, तब छिड़काव करते हैं, तो उसमें छिड़काव करने में कोई फ़ायदा नहीं होता। अगर 70 दिन से पहले या 70 दिन तक किसान ट्राइसाइक्लाजोल को इस्तेमाल करता है, तो जो एक्सपोर्ट में हमें प्रॉब्लम्स आ रही हैं वैसी प्रॉब्लम नहीं आएगी? बिल्कुल नहीं आएगी, उसका अवशेष नहीं आएगा। इस बात का ध्यान रखना है कि कई बार वो जो गाभे की अवस्था है वो किस्मों के ऊपर निर्भर करता है। कुछ किस्में हैं जिनकी अवधि ज़्यादा है, जैसे 1401 है या पूसा बासमती 6, वो 155 से 160 दिन करीब लग जाता है पकने में, तो उसमें जो गाभे की अवस्था आएगी वो 100 दिन के आसपास आएगी। पूसा बासमती 1 है, वो पक के तैयार हो जाती है 135 से 140 दिन के अंदर, उसमें गाभे की अवस्था जो है वो करीब रोपाई के 70 दिन बाद आएगी। वो वहाँ पे भी 1401 में भी रोपाई के 100 दिन के बाद आएगी, तो उस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखें। और कम अवधि की किस्म है, जैसे 1509 है, तो 1509 में जो है और पहले आए, क्योंकि वो फसल की अवधि 120 दिन की है। हालांकि 1509 में कोई शिकायत ऐसी आती नहीं है, क्योंकि वो थोड़ा सा पहले पककर तैयार हो जाती है, तो इसमें दिक्कत नहीं आती उसमें। और DSR के लिए इसमें डॉक्टर साहब आपका क्या कहना है ट्राइसाइक्लाजोल के लिए? DSR जो है डायरेक्ट सीडेड राइस, यानी कि धान की सीधी बिजाई,
यह एक धान की खेती की नई तकनीकी है जिसमें कि आप बिना खेत में कद्दू काढ़े, बिना पानी भरे, आप जैसे गेहूं की बिजाई करते हैं उसी तरह से सीड ड्रिल के द्वारा धान की बिजाई करते हैं। तो उससे आपका फ़ायदा एक जो है, जो हम पडलिंग में खर्चा हमारा आता है, पानी जो लगता है, और रुपाई में जो खर्चा आता है, करीब मान के चलिए कि इसमें 2200 रुपये प्रति एकड़ रुपाई का खर्चा आ रहा है, और इसके बाद पानी भर के खेत में कद्दू काढ़िए, जुताई करिए, तो वो खर्चा, ये सब सारे खर्चे उसमें बच जाते हैं। सिर्फ उसमें सीधी बिजाई में आपको ध्यान ये रखना है कि खरपतवार का नियंत्रण बहुत ज़रूरी है। नहीं डॉक्टर साहब, मेरा सवाल ये था कि DSR की जो किस्म जो भी बीते हैं, या 11 की या 15 एक जो PR6 है, उसमें ट्राईसाइक्लाजोल का प्रयोग कितने दिन बाद करना चाहिए? हाँ, तो जो जब सीधी बिजाई धान की कर रहे हैं तो उसमें अवधि जो है करीब 10 एक दिन पहले हो जाती है, कम हो जाती है 10 दिन। तो अगर हम जैसे बिजाई करने के, आप मान के चलिए कि उसमें फूल आने की अवस्था जो होगी, अगर हम पूसा बासमती 1 की बात करें, तो सीधी बिजाई से की गई खेती जो है उसमें 130 दिन में फसल जो आ जाएगी। तो उसमें करीब 60 दिन के आसपास, 60-65 दिन के आसपास जो है बिजाई के बाद उसमें इसका प्रयोग करेंगे। धन्यवाद डॉक्टर साहब। और डॉक्टर साहब कुछ आप कहना चाहेंगे? बस हम यही कहना चाहेंगे कि जो चर्चा यहाँ पर किसान गोष्ठी के माध्यम से हुई है उसमें किसान भाई उन बातों का ध्यान रखें, तो अपनी खेती की लागत भी कम करेंगे और मुनाफा बढ़ेगा। धन्यवाद डॉक्टर साहब।